गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस सीरीज़ में मैं यूपीएससी के सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ, जो मेन हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपके अगर नोन टू में कोई भी व्यक्ति यूपीएससी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता हो तो दे कैन लुक इनटू माय लेक्चर्स। एंड मुझे 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है यूपीएससी की टीचिंग लाइन में। एंड मैंने 7 साल पढ़ाई करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। एंड चलो शुरू करते हैं। मतलब इंडियन पॉलिटी, तो उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं लोगों को। मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। इंडियन पॉलिटी इज़ वन ऑफ देम, राइट। हम लोग पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि ये आपको आपके देश में जो कानूनन व्यवस्था बैठी हुई है या जो कानूनन व्यवस्था बनाई गई है उसको समझना, उसके बेसिक आधार को समझना एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एंड ऑफ द डे एडमिनिस्ट्रेशन से ही कनेक्ट होने वाले हैं। आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पे आपको अंडर दैट रूल, अंडर दैट फ्रेमवर्क आपको रूल्स अप्लाई करने होंगे और मेक श्योर करना पड़ेगा कि किसी भी ह्यूमन के साथ इनजस्टिस ना हो। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू देती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन प्रोविजंस क्या हैं। पॉलिटी से बेसिकली मतलब क्या होता है? पॉलिटी से मतलब होता है एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट ओवर एन एरिया। ठीक है, मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर कोई सरकार है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटी। ठीक, इंडिया में जो टाइप ऑफ पॉलिटी है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चुनी गई हो, लोगों के लिए चुनी गई हो, और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो पावर होती है, क्योंकि सरकार लोग चुनते हैं तो पावर सरकार के लोगों के पास होती है इंस्टेड ऑफ सरकार के। ठीक है, हर एक समय पीरियड के बाद, मतलब एक टाइम के बाद वो गवर्नमेंट के लिए दोबारा से चुनी जाती है। उसके लिए इलेक्शंस होते हैं। वो इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शंस भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बेसिक जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ से मैंने बताना शुरू किया है। अब इंडियन पॉलिटी की बात करता हूँ तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे राइटर हैं, इन्होंने अपनी किताब लिखी है एम लक्ष्मीकांत। हम उसी की बेसिक्स को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड है, हम उसे पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड को पढ़ने के लिए हमें 2 पीरियड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक 1858 से पहले को और 1858 से 1947 के पीरियड को। 1858 से पढ़ने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ लगता है कंपनी रूल और यहां से शुरू हो जाता है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल। अब ये कंपनी रूल और ब्रिटिश क्राउन रूल क्या था वो मैं आपको आगे समझाता हूं। ठीक है, तो पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। तो होता क्या है कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हमारा जो लैंड ट्रेड था, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये इंडिया की लैंड है, यहाँ पाकिस्तान हो गया और यहाँ से ऐसे करके कुछ गल्फ कंट्रीज़ हैं और देन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पर माउंटेन्स हैं, हमारे हिमालयाज़ माउंटेन रेंज है, ऐसे गई है पूरी माउंटेन रेंज। ठीक है, और ऐसे करके कर्व हो जाती है। तो यहाँ से ऐसे करके हमारी ऐसे कंट्री की शेप है, ऐसे करके कुछ। ठीक है, यहाँ पर हमारे होते थे पास। इन पास से होके लोग जाते थे। माउंटेन पास क्या होता है? सपोज करो 2 माउंटेन है, उसके बीच का एक रास्ता है, यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, तो इसको बोल दिया पास। इन पास से ही ट्रेड रूट्स थे, हमारे व्यापार के रास्ते थे। तो हुआ क्या कि हमारे एशिया, वेस्ट एशिया वाले रीजन की बात करें, ठीक है, वेस्ट एशिया रीजन में अरब्स का कंट्रोल आ गया और दूसरा आपका टर्क्स का कंट्रोल आ गया।
तुर्क भी बोलते हैं इन्हें हिंदी में, ठीक है। तुर्क का कंट्रोल आ गया। तो जैसे ही वेस्ट एशिया वाले एरिया में अरब्स और तुर्क का कंट्रोल आया, आपका कॉन्स्टेंटिनोपोल जब आया, तो इनडायरेक्ट ट्रेड होने लगा एक तरीके से। जब ब्रिटिश लोग जाते थे तो वो जो ट्रेड करते थे तो उनको बहुत घाटा होता था, क्योंकि जब भी वो किसी भी टेरिटरी से पास करेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, टोल्स बोलते हैं इसे को, ठीक है। टोल्स देने पड़ेंगे, वहाँ के ऑफिशियल्स को पैसा देना पड़ेगा, ब्राइब देनी पड़ेगी, ताकि वो आराम से व्यापार कर सकें, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनका जो प्रॉफिट था, ब्रिटेन बेसिकली करूँ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का जो प्रॉफिट था वो कम था। अब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ क्या करती थी, या उनके ट्रेडर्स क्या करते थे, वो लैंड रूट से इंडिया आते थे, ठीक है। क्या लेकर आते थे, ज्वेल्स लेकर आते थे मोस्टली। अब इन ज्वेल्स को लाके वो इंडिया में देते थे और यहां से वापस लेके जाते थे स्पाइसेस, मेनली स्पाइसेस और क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स। अब इन दो चीज़ों की वेस्ट यूरोप में, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में बहुत डिमांड हाई थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, मोस्टली वो लोग मीट, वहाँ अनाज तो होता नहीं है, टेरेन वहाँ की पहाड़ वाली है, तो वहाँ के लोग मीट, मांस, मछली पर डिपेंडेंट है। तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए आपका स्पाइसेस का घोल लगता है, या फिर मीट को स्वाद बढ़ाने के लिए स्पाइसेस का घोल लगता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉटन बहुत प्लीजिंग टेक्सचर होता है उसका, तो उसे पहनने में अच्छा लगता है, अच्छे कॉटन पहनोगे तो ये दो जो चीज़ें थी वो रॉयल्टी की चीज़ें थी, ठीक है, रॉयल लाइफ की चीज़ें थी, और इनके लिए वहाँ पर क्या थी, डिमांड बढ़ रही थी। अब लोग जाते थे यहाँ ज्वेल्स लेने के लेकर, यहाँ से जब वो पास, पहले आते हुए में टैक्स दे रहे हैं और जाते हुए में भी टोल दे रहे हैं, तो जो ट्रेडर्स थे उनका प्रॉफिट हो गया कम, प्रॉफिट इज डिक्रीज्ड, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट डिक्रीज की बात करूंगा, तो जब प्रॉफिट डिक्रीज हो गया आपका, तो कब तक इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, क्वेश्चन मार्क आ गया। ऐसे ही इतने ही ड्यूरेशन में वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में रेनेसा आ गया था। रेनेसेंस बोलते हैं आपका वे ऑफ थिंकिंग, मतलब सोचने का तरीका, जो कि इंसान की समझदारी पर, कॉन्साइंस पर डिपेंड करता है, वो साइंटिफिक तरीके से हो गया था, साइंटिफिक तरीके से हो गया था। इन लोगों ने, अब यहां के जो वेस्टर्न यूरोपियन के जो लोग थे, पीपल ने टकराना शुरू कर दिया ऑर्थोडॉक्स स्टेट से, जो कि चर्च पर डिपेंडेंट था। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, या इन शॉर्ट बात करें कोई भी धर्म, रिलीजन, एक ऐसा टूल है जो लोगों को कंट्रोल करता है। कैसे, इमोशंस को पैसिफाई करके। और इसका करंट एग्जांपल मैं दे सकता हूं बीजेपी की गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, स्टेट और चर्च आपस में, इस चर्च क्या करता था, वहां के पॉलिटिकल, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को कंट्रोल करता था। तो लोगों ने इसके अगेंस्ट आना शुरू कर दिया, वर्सेस होने लग गए। अब रेनेसेंस हुआ, रेनेसेंस हुआ तो फिर क्या हुई, साइंस बढ़ी, साइंस बढ़ी तो टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी आई तो इंस्ट्रूमेंट्स बनना शुरू हुए,
जैसे वाटर वेपर इंजन, ठीक है, ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। तो ये आपका वाटर वेपर इंजन बनना शुरू हुए, ठीक है। अब ट्रेड ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा था, व्यापार इंक्रीज हो रहा था। उससे व्यापार इंक्रीज जब होता है तो सपोज करो यहाँ पे एक व्यापारी बैठा, यहाँ एक व्यापारी बैठा, यहाँ एक व्यापारी बैठा, ये एक मार्केट बन गई, धीरे धीरे करके मार्केट बन गई। अब लोग यहाँ आने लग गए दूर दूर से, धीरे धीरे करके इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। विकास हो जाएगा तो ये टाउन बन जाएगा बाद में। तो टाउन और सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। टाउन और सिटीज का डेवलपमेंट हुआ और ट्रेडर्स आने लग गए। तो अब इनका मेन एम था प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें इन सब सिचुएशंस को लेके। तो भाई उस टाइम पर क्या हुआ कि रेनेसेंस में लोगों ने सोचना शुरू किया कि इंडिया की तरफ कोई दूसरा ट्रेड रूट हो सकता है, क्या हम पानी के थ्रू जा सकते हैं? हाँ भाई, जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पोर्टुगीज से वास्को ड गामा। इन्होंने इंडिया का रूट ढूंढ लिया 1498 में, ठीक है। फिर इनके 2 बार आते हैं इंडिया और दोनों बार अच्छा ट्रेड करके जाते हैं। अब ये जैसे जैसे पोर्टुगीज ने ढूंढा, इसे पोर्तुगल बोलते हैं आजकल, पोर्टुगल, वहाँ के लोगों को पोर्टुगीज बोल दो। वास्को ड गामा 1498 में आते हैं और रूट ढूंढते हैं, और ये नॉलेज रूट की धीरे धीरे ब्रिटिश या फिर कहें ब्रिटेन तक पहुंच जाती है। अब वो भी इस नॉलेज को यूज करके इंडिया आते हैं। तो इंडिया किस फॉर्म में आएंगे? ट्रेडर्स की फॉर्म में आएंगे, व्यापारी तो करने आ रहे हैं शुरुआत में। तो इस ब्रिटेन में चलता था आपका चर्च प्लस किंग का राज, ठीक है। किंग हेल्प लेता था चर्च से, चर्च सपोर्ट करता था किंग को, ठीक है। तो ये देते थे परमिशन ट्रेड करने की इंडिया के साथ। तो जो परमिशन दी जाती थी उसको बोलते हैं चार्टर, ठीक है। तो ये चार्टर देते थे, ठीक है। इसी तरीके से सन 1600 में एक परमिशन दी जाती है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 15 साल के लिए परमिशन दी गई थी ट्रेड, और ये निकल चलते हैं इस परमिशन के साथ इंडिया में व्यापार करने के लिए। आई होप आपको इतना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो मैंने बताया वो क्लियर हो, और अगर क्लियर है, अभी तक आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो वापस से आते हैं एम लक्ष्मीकांत पर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने सेट कर दिया है इससे पहले का, बाकी की चीज़ें हम इतिहास वाली किताब में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिटिश की बात करते हैं। सन 1600 में क्वीन एलिजाबेथ चार्टर देती हैं, ठीक है। 1600 में आते हैं, व्यापार करते हैं। 1600 से लेके 1765 तक वो व्यापारी ही रहते हैं, मतलब वो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं और अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। 1765 में धीरे धीरे करके वो अपनी स्ट्रॉन्ग मतलब पावर बढ़ाते हैं इंडिया में, और इंडिया में पावर बढ़ाने के साथ साथ अब उनको मिल जाते हैं 1765 में दीवानी राइट्स, ठीक है। दीवानी राइट्स क्या होते हैं? एक क्षेत्र का आपको अधिकार मिल गया। जैसे आजकल की जो दीवानी होती है ना, एक क्षेत्र में दीवानी होती है जिसका रूल चलता है, जो जस्टिस भी देता है, जो ही कानून बनाता है। तो इसी तरीके से वहाँ दीवानी होती थी, और उस दीवानी राइट्स में किस एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स मिल गए? एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स मिल गए ब्रिटेन को। कौन कौन से 3 क्षेत्र थे? बंगाल, बिहार और ओडिशा। ये 3 क्षेत्र थे जिनके दीवानी राइट्स 1765 में ब्रिटिश को मिल जाते हैं, ठीक है।
एक्चुअल में क्या था, अब वो बन गई अब हमारी टेरिटोरियल पावर, ठीक है। अब वो क्या बन गई, टेरिटोरियल पावर बन गई ब्रिटेन गवर्नमेंट। धीरे धीरे करके 1858 में, इसके बाद 1765 से जब से दीवानी राइट्स आए, तो उन्होंने ट्रेड में शुरू किया। और ट्रेड करते करते कुछ ऐसी सिचुएशंस आई देश में कि 1858 में सिपाही म्यूटिनी होती है, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, जिसमें मंगल पांडे शहीद होते हैं, ठीक है। तो इस सिपाही म्यूटिनी होती है 1858 में, ठीक। और 1858 में जब ये सिपाही म्यूटिनी बड़े लेवल पे हो जाती है, अंग्रेजों को मार के भगाने की बगावत जब शांत हो जाती है या फिर इसको दबा दिया जाता है, तो क्राउन ये कहता है कि भाई कंपनी से कि अब आप कंट्रोल नहीं करोगे, कंट्रोल अब हम करेंगे इंडिया को। तो 1858 में रूल आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत अब डायरेक्ट कंट्रोल जो होगा वो ब्रिटेन के क्राउन का होगा, मतलब राजा का होगा, ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर। धीरे धीरे चीजें चलती हैं। 1858 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे आपका 1895 में कांग्रेस की स्थापना होना, ठीक है। 1895 से जब कांग्रेस बनती है पहली बार, 1905 मतलब मल्टीपल फेजेस में मैं कहूँगा स्वतंत्रता संग्राम होता है। गांधी जी आते हैं पिक्चर में, जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी पिक्चर में आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जिन्होंने डिज़ाइन किया था, वो भी पिक्चर में आएंगे। तो ये सब लड़ते हैं देश की आज़ादी के लिए। और सन 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है हमारी, जो कि हमारे संविधान को बनाती है। और 26 अगस्त 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इन इवेंट से इंस्पायर होके हमारा देश आज़ाद होता है यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने बोला था कि 1600 से आते हैं कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 से, ठीक है। और वह व्यापारियों की तरह रूल करती है, व्यापारी रहती है, ठीक है। तो सन 1600 से सन 1765 तक, जब तक दीवानी राइट्स उसने नहीं मिल जाते, ये जो पीरियड है ये आप पढ़ेंगे इतिहास में, हिस्ट्री में। इसके बाद का जो पीरियड है 1765 से, जैसे 1765 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, 1759 में बैटल ऑफ बिदर होता है जिसमें डच फोर्सेस हारती हैं, ठीक है, इंग्लिश से। फिर उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में। और 1764 में क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें आपका नवाब जो होते हैं आपके बिहार, मैं बोलूँगा बिहार वाले क्षेत्र के, वो हार जाते हैं। और फाइनली बंगाल और इन सब तीनों की जो दीवानी राइट्स हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से ब्रिटेन को चले जाते हैं। सन 1765 से फिर धीरे धीरे कंसोलिडेशन होता है और पहला कंपनी का जो रूल होता है वो शुरू होता है, ठीक है। तो कुछ कानून लाती है कंपनी डिफरेंट टाइम पर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहते हैं इसको, कंपनी रूल को। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है, 1853 आता है। तो इस तरीके से हमारे 4 चार्टर एक्ट है। कितने चार्टर एक्ट हैं? 4 चार्टर एक्ट है। तो 1858 से पहले हमारे टोटल 6 कानून पास होते हैं जो कि कंपनी रूल के अंडर में आते हैं डायरेक्टली। ऐसा क्यों, कंपनी रूल क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो कानून है वो कंपनी के गवर्नर्स बनाएंगे, ना कि क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव या फिर राजा का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हों, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्राउन रूल के बाद की। तो कंपनी रूल के बाद की,
तो क्राउन रूल 1858 में शुरू होता है और उसके बाद क्राउन रूल अपने मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए और इंडिया पर पकड़ बनाने के लिए डिफरेंट कानून लेकर आती है। इसी ड्यूरेशन में कांग्रेस बनती है और कांग्रेस आपका इंडिया की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। और उस टाइम पे एक ही पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने देश को आज़ादी दिलाई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट आते हैं 61, 92, 1909 के 3 काउंसिल एक्ट आते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। इससे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेजर पार्ट लिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आता है। फाइनली इस एक्ट के साथ 1947 एक्ट के साथ हमारे देश को आज़ादी मिल जाती है। तो आपसे कोई पूछे कि हमारे किस कानून के तहत हमारे देश को आज़ादी मिली है, तो आप बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर का, जो हम आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कंटेंट क्लियर हो। अगर आपने ये चीज़ यहाँ तक पढ़ी है तो आप एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स वीडियोस की मिलती रहें। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।